नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा। अब देखिए, पीजीटी के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए अभी करंट अफेयर के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम डाल रहे हैं जो जीके के भी होंगे, जो करंट न्यूज़ में भी चले होंगे, मतलब हर जगह से आप उनको रिलेट कर पाएंगे। और वो क्वेश्चंस डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जो है वो टफ से टफ क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन 30th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 30वें नंबर की जो है वो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जो है वो जीती गई है। ये कौन सी टीम के द्वारा जो है वो जीती गई है? देखिए, ये जो अजलन शाह ट्रॉफी है ना, ये किसके द्वारा जो है वो जीती गई है? तो जापान टीम के द्वारा ये जीती गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा ये जीती गई है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो अजलन शाह कप है ये कौन सी फील्ड से जो है वो संबंधित है, कौन सी खेल से ये संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित जो है वो ट्रॉफी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब 30th नंबर की थी, 2024 में ये हुई। इसको होस्ट करने वाली कंट्री जो था वो कौन थी? होस्ट करने वाली कंट्री थी इसको मलेशिया, ये आपने ध्यान रखना है। मलेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया। साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो मलेशिया की कौन सी सिटी में हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्प्लिकेट कर देता है कई बार क्वेश्चंस को। तो इपोह सिटी है यहाँ की, IPOH, इस तरह से यहाँ पर जो है इस सिटी में जो है ये होस्ट की गई। अगर हम बात करें कि रनर अप कौन रहा इसमें, क्योंकि कई बार कमीशन ऐसा भी करता है, विनर तो बता देगा क्वेश्चन में ही और रनर अप पूछ लेगा ऑप्शंस देकर। तो पाकिस्तान जो था वो रनर अप था यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पर कौन रहा? न्यूजीलैंड जो था वो तीसरे नंबर पर रहा था। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सी खेल से ये संबंधित है वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम हॉकी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट कप हैं, ट्रॉफीज़ हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आगा खां कप हो गया, ये हॉकी से जो है वो संबंधित है। रंगा स्वामी ट्रॉफी हो गया, ये भी जो है वो हॉकी से जो है वो संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी होती है एक, वो भी जो है वेलिंगटन कप होता है एक, वेलिंगटन कप, ये भी जो है वो किससे संबंधित है? ये भी जो है वो हॉकी से ही जो है वो जुड़ा हुआ कप है। और बॉम्बे गोल्ड कप होता है, इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु फिर भी चलो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ही ले अगर। और इन सभी के बारे में कॉमन सा ध्यान रखिए और यहाँ पर जो हमने जाना वो इम्पोर्टेंट ही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली खामी रीता शेरपा, अ 54-year old Nepalese climber and guide हैज़ मेड हिस्ट्री बाय स्केलिंग माउंट एवरेस्ट फॉर दी। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 54 वर्ष के जो नेपाली पर्वतारोही हैं, गाइड भी हैं साथ में, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर जो है वो चढ़ाई करके जो है वो इतिहास रचा गया है। कौन सी बार में, कौन सी टाइम इन्होंने ये जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है? तो इनके द्वारा 29th टाइम जो है ये स्केल किया गया है माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 29th टाइम जो है ये माउंट एवरेस्ट पर जो है वो इन्होंने चढ़ाई की है। और अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? ये नेपाल कंट्री से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि अभी हाल फिलहाल में एक पर्वतारोही ने जो है वो माउंट एवरेस्ट को 29th टाइम जो है वो स्केल किया, उनका नाम क्या है? तो कामी रीता शेरपा, इनका नाम ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने स्केल किया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पहले व्यक्ति कौन थे, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था? तो आपने ध्यान रखना है एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे, इनके द्वारा जो था वो 1953 को, एग्जैक्टली 29 मई 1953 को जो था वो माउंट एवरेस्ट को जो था वो स्केल किया गया था। तो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे का जो है वो ध्यान रखना है आपने नाम। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करना ज़रूरी है। यहाँ पर फर्स्ट इंडियन मैन कौन थे जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था? तो अवतार सिंह चीमा थे। अवतार सिंह चीमा फर्स्ट इंडियन थे और 16 ये वर्ल्ड के माउंट क्लाइंबर थे जिनके द्वारा एवरेस्ट को जो था वो क्लाइंब किया गया था। ये आप इनका नाम ध्यान रखें। हम यहाँ पर बछेंद्री पाल का नाम भी जो है वो पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था। अब इनके द्वारा कब माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था? 1984 में जो था वो इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था। तो बछेंद्री पाल का नाम हो गया। तो यहाँ से हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में, इनके क्लाइंबर के बारे में लगभग जान लिया, परंतु अभी का जो क्वेश्चन बनता है वो ज़रूर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मई महीने में मनाया जाता है। 11 मई को जो था ये अभी मनाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2024 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये था प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड। तो इंसेक्ट वेस्ट इसकी थीम थी। ऑप्शन में
कई बार इंसेक्ट भी आपके पास ऑप्शन दिया जा सकता है कि क्या थीम थी, तो इंसेक्ट इसकी थीम थी। वैसे प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड इसकी थीम रखी गई थी। 11 मई को ये मनाया गया। देखो मई महीने के जो इम्पोर्टेंट डे हमने पढ़े हैं, 1 मई को हमने महाराष्ट्र डे पढ़ा था, साथ में ही हमने इंटरनेशनल लेबर डे भी जो था वो पढ़ा था। 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, तो 2 मई को जो है 2 मई को जो है गुजरात डे भी मनाया जाता है। देखो बॉम्बे को डिवाइड किया गया था और महाराष्ट्र और गुजरात जो था ये 2 स्टेट जो था वो बनाए गए थे। उसके बाद 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे भी हमने पढ़ा था। 3 मई को हमने पढ़ा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो आपने ध्यान रखना है। 4 मई को हमने पढ़ा था इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, वो आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाया जाता है और ये 7 मई को जो है वो मनाया जाता है। 7 मई को इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया। वैसे वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। मई महीने का जो पहला ट्यूसडे होता है उसको ये मनाया जाता है, तो इस बार ये 7 मई को मनाया गया। उसी तरह 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है। 8 मई के बाद जो है वो अभी हमने पढ़ा कि कौन सा डे हमने पढ़ा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी जो है वो मनाया जाता है। अभी 12 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 12 मई को जो है वो इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिए 1 से लेकर 12 तक के इम्पोर्टेंट डे। अभी कोई भी इसके बाद का इम्पोर्टेंट डे आएगा उसको भी आप ज़रूर ऐड करना, उनकी थीम्स को ऐड करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा जाता है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप। देखो अभी हाल फिलहाल में जो है वो साहित्य अकेडमी फेलोशिप ये जो है वो दी गई है, तो ये फेलोशिप किसको दी गई है? साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है वो अभी हाल फिलहाल में रस्किन बॉन्ड को जो है वो दी गई है। ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड नाम सही आंसर हो जाएगा। अब रस्किन बॉन्ड को ये दी गई है, इनका जन्म हिमाचल के सोलन में ही हुआ था, परंतु बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं ये एक। इनके द्वारा जो किए गए इंपॉर्टेंट काम हैं उनको हम जानेंगे। ये एमिनेंट ऑथर है रस्किन बॉन्ड, इनके बारे में लिखा गया है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप इनको दी गई है, हाईएस्ट ऑनर है ये जो लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इनके जो नोटेबल वर्क हैं, अभी आपने देखा कुछ अजीब सी किताबें पूछी गई थी, तो इनकी किताबें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, कि कौन कौन सी इनकी किताबें हैं, तो इनकी किताबों में वैग्रेंट्स इन वैली आ जाती है, एक वंस अपॉन अ मानसून टाइम यहाँ पर इनकी ये किताब है, एंग्री रिवर इनकी ये किताब है, स्ट्रेंजर्स इन दी नाइट इनकी ये किताब है, ऑल रोड लीड टू गंगा ये इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज इनकी ये किताब है, लेपर्ड ऑफ माउंटेन एंड टू मच ट्रबल ये इनकी एक किताब है। तो इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट जो किताबें हैं उनकी वो आपने ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप साहित्य अकेडमी अवार्ड भी तो पढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? वो 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है और 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आती हैं उन लैंग्वेजेस को जो है ये दिया जाता है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि साहित्य अकेडमी अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में जो था वो दिया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, साहित्य अकेडमी अवार्ड और साहित्य ये जो हमने पढ़ा साहित्य अकेडमी फेलोशिप ये अलग अलग हैं। हम सिर्फ फेलोशिप की हमने अभी बात की रस्किन बॉन्ड की, और साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में हम डिटेल से जान रहे हैं। अच्छा, साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करें कि इनके विनर, तो देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग राइटर्स को दिया जाता है। अभी तक हमने जो यहाँ पर पढ़ा उतना याद रख लीजिए, काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ईदा शीशा नोंगरोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो बोलते हैं कि ईदा शीशा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो बनाया गया है। तो ये कहाँ की बनी है? मेघालय की जो है वो बनी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मेघालय की ये फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनी है। डीजीपी का नाम सुनते ही हिमाचल के जो भी डीजीपी बने हैं उनका नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो आईपीएस हैं डॉक्टर अतुल वर्मा, जिनको अभी डीजीपी जो है वो हिमाचल का बनाया गया है करंटली, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, वो नहीं भूलना चाहिए। देखो ये जो आप मैप में देख रहे हैं ना, इंडिया के मैप में, ये जो यहाँ पर है ना, ये है मेघालय। ठीक है जी, हम यहाँ पर देखेंगे, ये है यहाँ पर मेघालय जाकर। ठीक है, अब मेघालय यहाँ पर है, तो मेघालय जो है वो किस किस स्टेट के साथ या फिर कहाँ कहाँ पर किस किस के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, ये हो गया मेघालय। और देखो अपने नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पोर्शन है असम का, यहाँ पर ये असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है साउथ या साउथ वेस्ट साइड में, ये जो है वो बांग्लादेश पड़ता है। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश और असम के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो
इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री और एक नेशनल बाउंड्री। तो ये आपको पता होना चाहिए मेघालय के बारे में कि ये किस किस के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और इतना जान लिया तो काफ़ी है, इतना इम्पोर्टेंट है जानना सारा आपके लिए। मेघालय के डीजीपी के बारे में पता चल गया, पहली महिला बनी है तो वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है वैसा ही सिक्किम के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। ये बोलते हैं कि इट इज़ सराउंडेड ऑन ईस्ट बाय नेपाल, कि ये ईस्ट में नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पूर्व में क्या ये नेपाल से घिरा हुआ है। आगे बोलते हैं सिक्किम इज़ वन ऑफ द इंडिया द स्मॉलेस्ट स्टेट कवरिंग एन एरिया ऑफ 9096 स्क्वायर किलोमीटर, कि सिक्किम सबसे छोटे राज्यों में से एक है और इसका क्षेत्रफल 9096 वर्ग किलोमीटर जो है वो है। तीसरी में बोलते हैं कि कंचनजंगा हिमालय पूर्वी नेपाल और सिक्किम के साथ है, जो कंचनजंगा पीक है ना वो हिमालय से लोकेटेड है और नेपाल और सिक्किम में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं सिक्किम का जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन है वो रांगपो है। सिक्किम का क्या पहला रेलवे स्टेशन रांगपो है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, बिल्कुल सही बात है। ये चौथी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दी गई है। अगर हम बात करें कंचनजंगा की तो ये ईस्टर्न में जो है वो नेपाल और सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी भी। तो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। तो इसका एरिया है, तो इसका एरिया देखो 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ये इंडिया का ज़रूर है, परंतु सबसे छोटा भी नहीं है। इसका एरिया 7096 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अच्छा, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। गोवा का जो एरिया है वो 3702 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपने ध्यान रखना है। गोवा का एरिया कितना है, सबसे छोटा स्टेट जो है वो कौन है। और कंचनजंगा हिमालय की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न नेपाल सिक्किम में ही स्थित है, हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और ईस्टर्न मोस्ट पीक है 8000 मीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। इससे ज़्यादा 8000 मीटर से हाइयर है ये आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्टली जो इसका एल्टीट्यूड है वो है 8586 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये आपको नोट करने की ज़रूरत है, सारे के सारे पॉइंट सिक्किम के बारे में यहाँ पर जो दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन का तो आपको पता ही चल गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर। तो ऑल इंडिया रेडियो आप सुनते भी हैं कि दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, तो इस ऑल इंडिया रेडियो नाम से जो था वो प्रकाशन जो किया जाने लगा, प्रसारण किया जाने लगा, वो कब से किया जाने लगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की तो ये जो है वो 1936 से इस नाम से प्रसारण किया जा रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो, इसका जो है वो केंद्र शिमला में भी स्थित है। और ऑल इंडिया रेडियो शिमला की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो शिमला की अगर हम बात करें तो इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी ना वो 1955 में स्टार्ट हो गई थी। 1955 में इसकी स्टार्ट हो गई थी और चौड़ा मैदान में जो है ये ऑल इंडिया रेडियो जो है वो स्थित है, ऑल इंडिया रेडियो शिमला जो है वो स्थित है, ये आपने नोट करना है। अब हम बात करें ना ऑल इंडिया रेडियो के नाम की, तो देखो पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया 1936 में। 1936 के बाद ये ऑल इंडिया रेडियो से के नाम से काम करता है, परंतु बाद में चलकर फिर से इसको नाम दे दिया गया आकाशवाणी का, और आकाशवाणी का नाम इसको 1956 में जो था वो फिर दिया गया था। फिर ये आकाशवाणी के नाम से जो था वो न्यूज़ पढ़कर सुनाता था। तो पूछा जाए कि व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो रीनेम्ड एज आकाशवाणी, तो वो 1956 में था। ठीक है जी, वो भी पता चल गया, शिमला का पता चल गया आपको, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो गया। ऑल इंडिया रेडियो का ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बोलते हैं विनेगर कंटेन, तो सिरके में क्या होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार पूछ लेते हैं कि विनेगर कंटेन विच एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है वो ये कंटेन करता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें एसिड के बारे में ही, अब देखो एसिड के बारे में ही आपको पता होना चाहिए कि चींटी के काटने से जो है वो कौन सा एसिड वो बॉडी में छोड़कर जाती है, तो वो फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, वो एसिड जो है वो छोड़कर जाती है। दूध का टेस्ट आपको लगता है मीठा मीठा सा, तो वो किस कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण जो है वो होता है। हमारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, वो सिट्रिक एसिड वहाँ से मिलता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एप्पल में जो है वो कौन सा एसिड होता है? एप्पल में जो है वो मेलाइस एसिड होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, एप्पल कौन सा एसिड कंटेन करता है? अगर हमसे टोमेटो पूछ लिया जाए, अगर टमाटर पूछ लिया जाए तो टोमेटो, तो अगर आपसे पूछ लिया गया तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड आपने ध्यान रखना है टोमेटो में,
ये हमने एसिड के बारे में जान लिया, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, छठी सातवीं की किताबों में देखने को मिल जाता है, परंतु फिर भी एग्जामिनर कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है और काफ़ी टाइम से जब ये रिवाइज ही नहीं हुए होते हैं क्वेश्चन तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और उस टाइम बात आ जाती है पूरी की तुक्का लगा तो ठीक हो गया क्वेश्चन, नहीं तो गलत भी हो जाता है। हम चांस नहीं लेंगे, हर एक छोटे से बड़े पॉइंट को कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बोलते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये तमिलनाडु में स्थित है, चलो सही बात है। इसकी स्थापना 1948 के आसपास की गई थी, वो भी सही बात है। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो हैं वो और भी क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है, तो वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर हम हिमाचल की ओर मूव करते हैं तो CPRI यहाँ पर स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है, कटक में वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। तो इस तरह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कहीं से भी अगर आपको पढ़ने को मिलती हैं तो उनको नोट कर लें साथ साथ में ही, क्योंकि इनके स्पेसिफिक नोट्स होना ज़रूरी हैं। अब PGT के एग्ज़ाम में पूछे जाएं ना पूछे जाएं, परंतु किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि PGT का ही हो या फिर एलाइड का ही एक एग्ज़ाम देंगे, और भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे। बात PGT की हो रही है तो PGT पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। अब देखो PGT पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है, तभी पेपर 2 में मेहनत करने का फ़ायदा है। और पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में आपको पास तो होना ही है, परंतु मेरिट बनाना भी ज़रूरी है। पेपर 1 में अगर पेपर 2 में नंबर क्लैश कर जाते हैं तो पेपर 1 की मेरिट देखी जाएगी। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके साथ आप अच्छा एग्ज़ाम कर पाएंगे। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिंडन रिवर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कि ये जो हिंडन नदी है ये किसकी सहायक नदी है। हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यमुना देखो हिमाचल से बहती हुई निकलती है, हिमाचल की सबसे छोटी नदी बेसिकली आती है, परंतु टॉन्स, गिरी हो गया, आंध्रा हो गया, और भी बहुत सारी नदियाँ इसमें हिमाचल में मिलती हैं। हिमाचल के बाहर भी बहुत सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि हिंडन एक हो गया, हिंडन जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है वो यमुना में मिलती है। चंबल हो गया, चंबल इसमें मिलती है। केन नदी आपने पढ़ा है, वो जो है वो यमुना की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। पब्बर तो आपने पढ़ा ही है। यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन दी बंदरपूंछ, यहाँ से ये निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो यमुना की सहायक नदियों के बारे में आपको पता चल गया, साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि यमुना बाद में चलकर जो है वो गंगा में मिल जाती है, गंगा में यमुना जो है वो मिल जाती है। अब गंगा की इम्पोर्टेंट सहायक नदियों के बारे में अगर आप जानेंगे तो गंगा की इम्पोर्टेंट सहायक नदियों में जो है कौन कौन सी आ जाती हैं, इसकी सहायक नदी में यमुना के अलावा सोन आ जाती है, गोमती, घाघरा, गंधक, कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी भी, तो ये सारा आप रिवर्स के बारे में ध्यान रखिए। तुंगभद्रा भी एक नदी है, ये किसकी जो है वो सहायक नदी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी एग्जाम में पूछा गया था किसी में, तो हमने पढ़ा भी था, तो अभी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए तुंगभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो नोट करने हैं साथ साथ में, एक तो आपको ये करना है कि पहले अलकनंदा नदी होती है, अलकनंदा जो है वो भागीरथी के साथ जो है वो मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जब ये भागीरथी के साथ मिल जाती है तो इसको फिर गंगा के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और गंगा जो है वो यमुना को भी ज्वाइन करती है, कहाँ पर ये यमुना को ज्वाइन करती है, इलाहाबाद के समीप जो है ये यमुना को जो है वो ज्वाइन करती है। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है वो पद्मा नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये नोट करने की बात है कि पद्मा नदी जो है उसको फिर बांग्लादेश में कहते हैं। तो जी ये सारा डाटा अब नोट होना चाहिए, याद होना चाहिए आपके पास।
स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा सा लेंथी याद रखना, परंतु 2-4 बार जब रिवाइज़ करेंगे अच्छे से तो ये याद रह जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। साथ में ही देखो एलाइड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एलाइड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो आप एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एलाइड के एग्ज़ाम का शेड्यूल भी अभी आ चुका है, हमने कल ही पोस्ट भी किया था अपने ग्रुप्स पर, चाहे वो टेलीग्राम का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया। अब एलाइड की तैयारी आप कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी वहाँ से होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सफलता के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि आप सफल हो पाएंगे। अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज़ की तो हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, और एलाइड के साथ साथ आपको बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो अभी हाल फिलहाल में निकाला गया ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया 2024 का, ये बोलते हैं कि इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा। इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक रहा वो अभी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। लास्ट एडिशन जो थी इससे पहले की, इस सीरीज़ की उत्तीर्ण सीरीज़ की, उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट को हमने पढ़ा था, समझा था। अभी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएँ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।